हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। आज की वीडियो में हम शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कुल 11 शिक्षण की विधियाँ जिनसे हमारा हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले उनका नाम देखते हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है, अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि है, मारिया मोंटेसरी विधि है, डाल्टन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। दोस्तों, यही 11 शिक्षण विधियाँ है जिनसे हमारा हर एग्जाम में पूछता है सब क्वेश्चन, और हर सब्जेक्ट्स में इन विधियों के बारे में पूछता है। तो आप इन विधियों को अच्छे से समझिए और नोट भी करते चलिए ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें। सबसे पहले हम आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। दोस्तों, आगमन विधि का जनक का नाम अरस्तु है। इस विधि के कुछ मेन पॉइंट है, उन पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर इनके प्रोसेस पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका सबसे फर्स्ट मेन पॉइंट है, इस विधि में सीधे अनुभव उदाहरणों का प्रयोग करके नियम निकाला जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, आगमन विधि में बच्चों को उदाहरण का प्रयोग करके नियम निकाला जाता है। यानी सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, एग्जाम्पल बताया जाता है। जब बच्चे एग्जाम्पल समझ जाते हैं तब उनको नियम बताया जाता है। जैसे बच्चों को अगर संज्ञा पढ़ाना हो दोस्तों, तो सबसे पहले आप संज्ञा का एग्जाम्पल दिखाएंगे, बच्चों को एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे, उसके बाद बच्चों को परिभाषा बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित यानी विधि है जो विद्यार्थी को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। छात्र केंद्रित का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें छात्र जो हो वो केंद्र बिंदु है, यानी छात्र मुख्य पात्र होते हैं। इस विधि में दोस्तों बच्चे जो होते हैं वह एक्टिव होते हैं, शिक्षक जो होता है वह निष्क्रिय होता है। यानी कि जो बच्चों को हम सिलेबस बनाते हैं, जो कैरिकुलम बनाते हैं, वो बच्चों के अनुरूप बनाते हैं, यानी कि बच्चों को रुचि के हिसाब से बनाते हैं। इसमें बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, कि करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को अगर पेड़ के बारे में बताना हो तो बच्चों को आप बगीचा में ले जाएंगे, अलग अलग वृक्ष दिखाएंगे और कुछ एक्टिविटी करके बच्चों को सिखाएंगे। इसी विधि को लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है। देखिए दोस्तों, जो आगमन विधि होता है इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। अब इस विधि को कुछ प्रोसेस है, आइए उन प्रोसेस को देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है दोस्तों बड़ा चीज़, सूक्ष्म की मतलब होता है छोटा चीज़। जैसे दोस्तों, अगर आप बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को पेड़ के बारे में बताएंगे। जब बच्चे पेड़ को समझ जाएंगे फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण को बताएंगे। नेक्स्ट है बच्चों को प्रोसेस ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो बच्चे जानते हो पहले उनको बताएं। ज्ञात मतलब दोस्तों अननोन होता है, अज्ञात मतलब अननोन होता है दोस्तों। यानी कि जो बच्चे पहले जानते हो पहले उनके बारे में बताएं, फिर बच्चे जो नहीं जानते हो उनके बारे में बताएं। जैसे बच्चे को अगर मम्मी पापा के बारे में जानते हो, अपने विद्यालय के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में जानता हो, तो सबसे पहले बच्चों को उनके बारे में बताएंगे, फिर बच्चे जिनके बारे में नहीं जानते हो उनको बताएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। मूर्त का मतलब होता है दोस्तों जिन चीज़ों को आप छू सके, टच कर सके, फील कर सके और अपनी आंखों से देख सके। अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जिन चीज़ों को आप टच भी नहीं कर सके और फील भी नहीं कर सकते और अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इसमें दोस्तों आप प्रकाश संश्लेषण वाला ही एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि सबसे पहले पेड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि बच्चे पेड़ को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और इनके बारे में फील भी कर सकते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट विधि है दोस्तों हमारा निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। इस विधि के जनक हमारा अरस्तु है। दोस्तों, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का जनक अरस्तु है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आगमन विधि और निगमन विधि का जनक कौन है, तो अरस्तु है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। जो निगमन विधि होता है दोस्तों, इसमें पहले आपको बच्चों को डिफिनेशन बताएंगे, रूल बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे संज्ञा के बारे में पढ़ाना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप संज्ञा की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए दोस्तों, जो आगमन विधि होता है वो छोटी कक्षाओं के लिए होता है, जो निगमन विधि होता है वो बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, क्योंकि आगमन विधि में दोस्तों ज़्यादा समय लगता है और निगमन विधि में कम समय लगता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। देखिए दोस्तों, बताएं निगमन विधि में सबसे पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण देकर यानी कि एग्जाम्पल से उनको समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है दोस्तों जिसमें शिक्षक जो हो वो केंद्र बिंदु हो। इसमें शिक्षक एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, बच्चे जो होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं। इसमें शिक्षक अपने हिसाब से नियम बताता है, बच्चों को उन नियमों को फॉलो करना होता है। इसमें दोस्तों शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत होता है। हम पहले ही बताएं दोस्तों, जो आगमन विधि होता है वो निगमन विधि के अपोजिट होता है। आगमन विधि में सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद
परिभाषा बताया जाता है, यानी कि रूल बताया जाता है। निगमन विधि में बच्चों को सबसे पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। दोस्तों निगमन विधि के 2 प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस हमारे एग्जाम में कभी प्रोसेस दे देता है और पूछता है किस विधि का प्रोसेस है, तो इन प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए दोस्तों। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि सबसे पहले छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसके बाद बड़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, फिर पेड़ के बारे में बताएंगे। अज्ञात से ज्ञात, यानी कि जो बच्चे नहीं जानते हो उनके बारे में बताएंगे, फिर बच्चे जो जानते हो उनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट विधि हमारा दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का जनक है किलपैट्रिक। दोस्तों हमारे एग्जाम में और कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, तो किलपैट्रिक इनके जनक है। यह विधि अनुभव केंद्रित है, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड विधि है दोस्तों। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। इस विधि में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी कि जो बच्चा होता है, छात्र होता है, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। देखिए दोस्तों, आप किसी कक्षा के 10 बच्चों का एक ग्रुप बना दिए और उन बच्चों को बता दिए कि जाओ तुम पेड़ के बारे में रिसर्च करके आओ, कौन पेड़ में कौन फल बनता है, कौन, और अलग अलग पेड़ का चित्र लेके आओ। तो इसमें बच्चे जब 10 बच्चे एक साथ काम करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, तो इससे उनका सामाजिक विकास भी होगा और दोस्तों वह एक्टिविटी करके अनुभव करके सीखेंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और अपना अलग अलग विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा विधि है दोस्तों। कभी कभी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बाल केंद्रित आप शिक्षा विधि का नाम बताएं, तो आप याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि और आगमन विधि है। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित का मतलब बताएं कि इसमें बच्चे जो होता है वह सक्रिय होता है, मुख्य पात्र होता है। इसमें जो शिक्षक होता है वह निष्क्रिय होता है, यानी कि सिर्फ सुविधादाता होता है। वह जहाँ बच्चों की आवश्यकता होती है उनको वह हेल्प देता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रोजेक्ट देते हैं इसमें बच्चे समूह में रह के कार्य करते हैं और अपना अपना विचार भी रखते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है और बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, विकास करते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाते हैं। नेक्स्ट विधि हमारा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। जैसे दोस्तों और किसी बच्चे का मातृभाषा हिंदी हो तो हमको उसको इंग्लिश सिखाना हो, तो इसमें हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें बच्चे अगर हिंदी का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग विद्यालयों में नियम होता है कि अगर आप विद्यालय में अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो आपको हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप हिंदी का प्रयोग किए तो आप पे फाइन लगेगा और आपको दंड भी मिलेगा। तो इसमें जो हमारा टारगेट लैंग्वेज है उसमें उसे डायरेक्ट सिखाया जाता है बिना किसी व्याकरण के। देखिए दोस्तों, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। बच्चों को ग्रामर नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट भाषा सिखाया जाता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी कि जो बच्चों को जो मातृभाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज होता है, जो घर से सीख कर आते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज जो होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उस लैंग्वेज को सिखाया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। देखिए दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें वार्तालाप के माध्यम से सिखाया जाता है। वार्तालाप का माध्यम मतलब होता है दोस्तों बच्चों को बातचीत के माध्यम से सिखाया जाता है। 2 बच्चों को आपस में बात करा के सिखाया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से सीख सकते हैं। इस विधि में श्रव दृश्य यानी कि TLM दोस्तों, श्रव मतलब होता है जिनको देख सुन सकें, दृश्य मतलब जिनको देख सकें, सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। देखिए दोस्तों, कभी हमारे एग्जाम में पूछ दे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन विधि उपयोगी है, तो हमारा प्रत्यक्ष विधि होगा। नेक्स्ट विधि है दोस्तों विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि में दोस्तों समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट के समझा जाता है। यानी कि जैसे आपको पेड़ के बारे में बच्चों को समझाना हो तो आप पेड़ को अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे तना को अलग कर देंगे, जड़ को अलग कर देंगे और जो पत्ता होता है उस पत्ते को अलग कर देंगे। फिर टुकड़ों में बांट के बच्चों को समझाया जाता है। इसके जनक का नाम है दोस्तों H.A. आर्मस्ट्रांग। आप इसे नील आर्मस्ट्रांग के नाम से भी समझ सकते हैं। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर और उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। यानी कि अलग अपनी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में टुकड़ा कर उसे समझा जाता है। संश्लेषण विधि नेक्स्ट विधि हमारा दोस्तों, इस विधि के जनक भी H.A. आर्मस्ट्रांग यानी कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का जनक सेम है दोस्तों। विश्लेषण विधि का भी जनक H.A. आर्मस्ट्रांग है और संश्लेषण विधि का भी जनक H.A. आर्मस्ट्रांग है।
विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का काम होता है। जो संश्लेषण का कार्य होता है दोस्तों, वह विश्लेषण के बाद होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्लेषण विधि था, उसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, फिर उनको समझा जाता है। लेकिन संश्लेषण विधि में वही छोटे छोटे भागों को जोड़ा जाता है और जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। एक कथन है दोस्तों, कभी हमारे एग्जाम में कथन देता है और पूछता है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो आइए उस कथन को देखते हैं। प्रोफेसर यंग के अनुसार एक कथन है, उस कथन को देखते हैं। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट विधि हमारा अनुकरण विधि। इसे नकल करना भी बोल सकते हैं, फॉलो करना भी बोल सकते हैं। जैसे हम मातृभाषा हम अपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखे हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपने माता पिता का अनुकरण करके यानी नकल करके हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं। इसमें कोई ग्रामर नहीं लगता है, कोई स्कूल जाना नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब नकल करना होता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। यानी कि अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं, इसलिए इसे अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। जैसे दोस्तों हम शुरू में जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तो हमारे शिक्षक जो बोलता था हम उसे दोहरा कर सीखते थे। जैसे शिक्षक बोलता था ए चिल्लाकर, तो सभी बच्चों को चिल्लाकर ए बोलना होता था। तो ये दोस्तों हमारा अनुकरण विधि था, जो बचपन में हमें पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। ये दोस्तों ओल्ड विधि यानी कि प्राचीन विधि है। कभी हमारे एग्जाम में पूछ दे कि सबसे प्राचीन विधि का नाम बताइए, तो वो व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या किया जाता है, यानी कोई टॉपिक होता है, शिक्षक उसमें उससे आके व्याख्या करता है यानी कि लेक्चर देता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं और शिक्षक जो होता है वो सक्रिय होता है। व्याख्यान विधि में शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। इसमें शिक्षक जो होता है वह एक्टिव होता है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों विधि है मारिया मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से ही शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जो मारिया मोंटेसरी है ये इनके नाम से ही प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाती है। जो मारिया मोंटेसरी विधि है दोस्तों, वह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाया गया। देखिए दोस्तों, जो मारिया मोंटेसरी विधि है वो शुरू में मंद बुद्धि के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में सामान्य बच्चों को भी यह शिक्षा प्रणाली दिया जाता है। नेक्स्ट विधि है दोस्तों डाल्टन विधि। देखिए दोस्तों, इसके जनक का नाम है कुमारी हेलेन। आप याद रखिएगा दोस्तों, इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य यानी कि असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करना होता है। देखिए दोस्तों, जब हम डीएलएड कर रहे थे या आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट मिलता है। आपको उस असाइनमेंट को समय के भीतर सबमिट करना होता है यानी कि देना होता है। नेक्स्ट विधि है दोस्तों, जो सबसे लास्ट विधि है भाषा संसर्ग विधि। आइए इस विधि को पढ़ते हैं। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है, यानी कि यह ग्रामर विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि इस विधि में दोस्तों रचना यानी कि जो कलाकार होते हैं, जो कविता लिखते हैं, उनके रचनाओं से व्याकरण को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। छोटी कक्षाओं के लिए 1 to 5 के विद्यालयों के लिए यह विधि उपयोग में लाया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम ऑक्सफोर्ड जूनियर का ग्रामर पढ़ते हैं, ऐसे अलग अलग बच्चों को ग्रामर के बुक के माध्यम से उनको अच्छे लेखन की और व्याकरण सिखाया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।